मित्रों, इसके पहले वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण में संज्ञा और संज्ञा के भेद इसका हमने अध्ययन किया है। आज हम विकारी के प्रकारों का दूसरा भाग यानी कि सर्वनाम और सर्वनाम किसे कहते हैं इसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सर्वनाम क्या है इसे यह देखने से पहले यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं। उन वाक्य की ओर हम देखते हैं। जैसे कि पहला वाक्य है कि राम लड़का है, दूसरा वाक्य राम बाजार जाता है, तीसरा राम खाना खाता है और चौथा राम पाठशाला जाता है। यहाँ पर अगर इन वाक्यों की ओर हम ध्यान दें तो राम जो है वही राम इस संज्ञा का प्रयोग बार बार होता हुआ हमें दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर राम लड़का है, राम बाजार जाता है, राम खाना खाता है, राम पाठशाला जाता है। तो यहाँ पर राम इस संज्ञा का उपयोग जो है वो हर बार होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं यह देखने के लिए हमें इन वाक्यों की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर पहला वाक्य है कि वह लड़का है, यानी कि राम इस संज्ञा के बदले हमने शब्द जो है शब्द का दूसरा शब्द लिया है। दूसरा वाक्य वह बाजार जाता है। यहाँ का वाक्य था राम बाजार जाता है, इसके बजाय राम इस संज्ञा के जगह हमने दूसरा शब्द लिया है वह। तीसरा वाक्य था हमारा राम खाना खाता है। इस वाक्य को यहाँ राम इस संज्ञा के बदले उसने इस शब्द का प्रयोग किया है। वाक्य हमारा होता है उसने खाना खाया। चौथा वाक्य राम पाठशाला जाता है और यहाँ हमने वह पाठशाला जाता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। इन वाक्यों में वह उसने यह शब्द क्या होते हैं कि राम इस संज्ञा के बदले आते हैं या राम इस संज्ञा के स्थान पर आते हैं। इसलिए सर्वनाम यानी कि क्या है, सर्वनाम की परिभाषा क्या हो सकती है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उन शब्दों को ही क्या कहा जाता है, तो सर्वनाम जो है सर्वनाम कहा जाता है। इसे ही सर्वनाम कहा जाता है। तो सर्वनाम यानी कि क्या, फिर एक बार किस संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को ही क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। अब इसके आगे हम सर्वनाम के भेद क्या क्या होते हैं यह आगे देखेंगे। तो सर्वनाम क्या है यह देखने के बाद हम सर्वनाम के भेद क्या है वह देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला सर्वनाम का भेद आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आता है आदर्शसूचक, तीसरा आता है निश्चयदर्शक, चौथा होता है अनिश्चयदर्शक, पांचवा संबंध सूचक सर्वनाम, 6 नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम और 7 निजवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम के 7 भेद है। अब इन 7 भेदों का हम व्याख्या और उनके उदाहरण के अनुसार उनका स्पष्टीकरण देखेंगे। यहाँ पर आप पहले सर्वनाम के भेदों क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, तो उस पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा और साथ ही साथ वाक्य देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि क्या, किसे कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पर 3 भाग इसके हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जाए वह। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या हो सकती है कि जिस सर्वनाम में बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जाती है उस या उसके संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है इन सारे शब्दों को क्या कहा जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि बोलने वाला जो होता है वो खुद होता है और खुद के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि मुझे अगर कहना है कि मैं गाँव जाना चाह रहा हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, या मुझे खाना चाहिए, हम खेलने जाएंगे, या हमें खेलने जाना है। ऐसे हम वाक्य जो है वाक्य इसकी तैयार कर सकते हैं। सुनने वाला यानी कि हम जिसके साथ बात कर रहे हैं वह होता है। जैसे कि तू बाहर जाए, तुम यहाँ, तुमको कुछ अक्ल नहीं है, तुमसे मुझे कुछ कहना है,
ऐसे हम सुनने वाले को कह सकते हैं, यानी कि हम जिससे बात कर रहे हैं वह उसके बदले या उस संज्ञा के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब इन दोनों को छोड़कर तीसरा जो व्यक्ति होता है उसके या उस संज्ञा के बदले जिन सर्वनामों का उपयोग होता है उन्हें वह भी पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे कि वह, वे, यह, ये, उसे, उसने और आदि ऐसे कई आप सर्वनाम जो है सर्वनाम देख सकते हैं। तो यह हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला भाग होता है नंबर 2 जो है वह है आदर्शसूचक सर्वनाम। वह क्या होता है वह हम देखेंगे। आदर्शसूचक सर्वनाम। आदर्शसूचक सर्वनाम किसे कहा जाता है कि जिन आदरयुक्त संज्ञा के बदले या आदरयुक्त संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, आदरयुक्त सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि आप कहा है, आप जैसा व्यक्ति और कोई नहीं है, या आपको एक आदर्श पुरस्कार दिया गया है। ऐसे जिन संज्ञाओं के स्थान पर आदरयुक्त शब्दों का उपयोग होता है उसका उन्हें लिखा जाता है, उन शब्दों को क्या कहा जाता है, आदरयुक्त सर्वनाम। आप ऐसे कई सारे उदाहरण लिख सकते हैं। अगला भेद जो है वह निश्चय दर्शक सर्वनाम। अब निश्चय दर्शक इस शब्द में ही उसका अर्थ जो है वह अर्थ छिपा हुआ होता है कि ऐसी संज्ञा कि जिन संज्ञाओं से क्या होता है कि निश्चित जो है बोध होता है, ऐसी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहा जाता है, निश्चय दर्शक सर्वनाम। अब निश्चय दर्शक सर्वनाम की अगर हम परिभाषा देखना चाहें कि जिन सर्वनामों से निश्चय या निश्चित सर्वनाम निश्चित ऐसा बोध होता है, निश्चय ऐसे वह वस्तु मेरी है ऐसा बोध होता है, ऐसे सर्वनाम को निश्चय दर्शक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर वाक्य यह मेरा मकान है, यह इस सर्वनाम से क्या होता है कि निश्चय होता है कि वह होने वाला मकान जो है किसका है, यह का है। ये मेरी किताब है, यह सर्वनाम से निश्चित होता है कि वह किताब क्या है, उसकी है। वह नदी है, वह इस सर्वनाम से क्या होता है कि निश्चय होता है कि वह सामने दिखने वाली क्या है, नदी ही है। ऐसे निश्चय या निश्चित करने वाले, निश्चित दिखाने वाले सर्वनाम को ये क्या कहा जाता है, निश्चय दर्शक सर्वनाम कहा जाता है। अगला चौथा भेद है अनिश्चित दर्शक सर्वनाम। इस निश्चित दर्शक सर्वनाम से बिल्कुल विपरीत यह भेद जो है भेद में दिखाई देता है। अब इसकी परिभाषा जो है परिभाषा अलग होती है। यहाँ पर निश्चित ऐसा वह बोध करते हैं यह सारे सर्वनाम। तो यहाँ पर निश्चय या जिस सर्वनाम से निश्चित ऐसा बोध नहीं होता उन अनिश्चित दिखाने वाले सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है, अनिश्चित दर्शक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि हम अगर वाक्य देखें तो वाक्य देखने के बाद हमें यह इसकी परिभाषा जो है परिभाषा पूरी समझ में आ सकती है। जैसे कि शायद तुम्हें कोई बुला रहा है, शायद यहाँ कहने से निश्चय या निश्चित कौन बुला रहा है इसका हमें पता नहीं चलता। अगला वाक्य कोई खड़ा है, निश्चित कोई खड़ा है यह हमें दिखाई नहीं देता। या अगला वाक्य है किसी ने दरवाजा खोला, तो किसने दरवाजा खोला यह भी हमें यहाँ पर ज्ञात नहीं होता। इसके बाद हम अगला भेद जो है अगला भेद देखेंगे। अगला भेद जो है वो देखने वाले वो है संबंध सूचक सर्वनाम। अब संबंध सूचक सर्वनाम यानी कि इसके नाम में ही इसका अर्थ जो है वह हमें दिखाई देता है। जैसे कि अगर इसकी हम परिभाषा करना चाहें तो परिभाषा क्या हो सकती है कि एक बात का दूसरी बात से क्या होता है, इस संबंध दिखाने वाले सर्वनामों को ही क्या कहा जाता है, संबंध सूचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो तुम कहोगे वह मैं कहूँगा। यानी पहला वाक्य है जो तुम कहोगे, इस वाक्य का संबंध जो है संबंध आगे जोड़ने का नाम वह यह सर्वनाम करता है, जो यह पहला सर्वनाम और वह यह दूसरा सर्वनाम। इन दोनों का संबंध जो है संबंध एक दूसरे पर निर्भर है। ऐसे सर्वनाम को क्या कहा जाता है, संबंध दर्शक सर्वनाम। दूसरा वाक्य हम देखते हैं
जो करेंगे से पाओगे, जो करोगे सो पाओगे। यहाँ पर जो और से यह दो सर्वनाम जो है एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे का संबंध यहाँ पर दिखाते हैं, इसलिए इन्हें संबंध दर्शक सर्वनाम या संबंध सूचक सर्वनाम कहा जाता है। अगला वाक्य, जिसकी काठी उसकी भैंस, एक कहावत है, और यहाँ पर जिसकी काठी यह एक वाक्य है, और अगला उसकी भैंस, इन दोनों सर्वनाम जिसकी और उसकी ये सर्वनाम एक दूसरे का संबंध है, एक दूसरे पर यह निर्भर है, इसलिए इन्हें संबंध दर्शक सर्वनाम कहा जाता है। फिर एक बार इसकी व्याख्या देखिए कि संबंध दर्शक सर्वनाम यानी क्या, कि एक बात का दूसरी बात से क्या कहा जाता है, जब संबंध जो है वो संबंध दिखाया जाता है, ऐसे संबंध दिखाने वाले सर्वनाम को क्या कहा जाता है, संबंध दर्शक सर्वनाम या संबंध सूचक सर्वनाम भी हम कह सकते हैं। अगला हम भाग देखने वाले हैं, या अगला सर्वनाम का भेद वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा अगर हम देखें तो परिभाषा क्या होती है, प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का उपयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम यह उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं कि जैसे पहला उदाहरण यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, यह पत्र किसने लिखा है, ऐसा एक उदाहरण है। तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा आता है। तो यहाँ पर प्रश्न तैयार करने का काम किसने यह शब्द करता है। जैसे यह पत्र किसने लिखा है, यानी अगर यह शब्द न होता तो यह प्रश्नवाचक या प्रश्न ही तैयार इसका नहीं हो सकता, इसलिए किसने यह क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसी प्रकार दूसरा हम वाक्य देखते हैं, यह तुम्हें कौन चाहिए, तो यहाँ पर कौन यह क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला वाक्य आप खुद भी बता सकते हैं, आप किससे मिलने आए हैं, तो यहाँ पर कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो किससे। अगला हम वाक्य देखते हैं, यहाँ पर यह संदेश किसे देना है, तो यहाँ पर किसे यह क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, बिल्कुल सही। अगला वाक्य, तुम्हें क्या चाहिए, ऐसा एक वाक्य है, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक, तो क्या, यह क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप इस तरीके के और सारे कई उदाहरण जो है वो उदाहरण कर सकते हैं कि जो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हो, ऐसा आप सराव करते समय या स्वाध्याय लिखते समय आप कर सकते हैं। अगला हम भेद देखेंगे। अगला भेद हम देखने वाले हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी कि क्या, कि स्वयं खुद के लिए जिन सर्वनामों का उपयोग होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि हम वाक्य के अनुसार इसका स्पष्टीकरण देखते हैं कि मैंने स्वयं उस घटना को देखा, वह अपने आप आता होगा, वे अपने आप चले गए। यहाँ पर अगर पहला वाक्य हम देखें कि मैंने स्वयं उस घटना को देखा, तो किसने देखा, तो स्वयं यानी कि खुद, अपने लिए इस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला वाक्य, वह अपने आप आता होगा, यहाँ पर आप सर्वनाम क्या होता है कि खुद के लिए इसका प्रयोग है, इसलिए इसे भी निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वे अपने आप चले गए, वो कौन चले गए, कैसे चले गए, तो अपने आप यानी कि खुद के लिए यहाँ पर क्या हुआ है, स्वयं आप, इन सर्वनामों का प्रयोग जो है प्रयोग यहाँ पर हुआ है, इसलिए इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आप यहाँ पर हम रुकते हैं, हमने सर्वनाम और सर्वनामों के भेद क्या होते हैं यहाँ पर देखा है। आप क्या कर सकते हैं, तो स्वाध्याय के रूप में हर एक भेद का जो 2 या 5 का उदाहरण जो है, 5 या 2 उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, हर एक भेद का उदाहरण जो है उदाहरण अपनी कॉपी में लिख सकते हैं।